इस पर प्रहार नहीं करूंगा। ये क्या कह रहे हो पुरु? अपना वचन भूल गए? अधूरा छोड़ोगे अपनी शपथ? पुरु कोई कार्य अधूरा नहीं छोड़ता आचार्य। ना ही मैं अपना वचन भूला हूं। मैंने वचन दिया था आचार्य कि जिस दिन ये अलेक्जेंडर मेरी मातृभूमि पर बुरी मंशा से कदम रखेगा उसी दिन मैं इसके प्राण ले लूंगा। पर आज ये अलेक्जेंडर हमारा मित्र बनकर आया है। हम पर प्रहार करने नहीं, शरणागत पर हम घात नहीं होने देते और अतिथि पर आघात नहीं करते। अतिथि देवो भव, ये हम भारतीयों की नीति है आचार्य। और कूटनीति ये कहती है कि सर्व और शत्रु को वापस नहीं जाने देना चाहिए, पलट कर प्रहार करते हैं। यदि इसने प्रहार किया तो मैं प्रतिकार करूंगा, पर छल से पुरु इस पर वार नहीं करेगा आचार्य। अलेक्जेंडर, फारस से लेकर उस सेतु तक तुम्हें मारने के अवसर तो बहुत थे मेरे पास। मैं चाहता तो तुम्हें कब का मार दिया होता अलेक्जेंडर। पर मातृभूमि की रक्षा के लिए उसके मान को डुबा दूं, ऐसा पुरु कभी होने नहीं देगा। मैं कहता हूं समाप्त कर दो इसे। ये तुम्हारे आचार्य का आदेश है। आचार्य के आदेश पर शिष्य पुरु अपना सर भी कटवा ले, पर पौरवराज पुरुषोत्तम ये सब करने में अक्षम है आचार्य। तुम बहुत बड़ी भूल करने जा रहे हो पुरु। हो सकता है आचार्य, हो सकता है कि ये एक भूल हो, पर भूलें बुला दी जाती हैं आचार्य। और अपराध इतिहास बन जाते हैं। मैं नहीं चाहता कि भारत की भूमि का स्तर अपराध के भार से झुक जाए कि हमने एक शत्रु को मित्र के बहाने बुलाया और फिर अपनी धरती पर उसका स्तर काट दिया। ताम दाम दंड भेद किसी भी विधि से शत्रु का संहार करना ही राजनीति है। और राष्ट्र के गौरव की रक्षा करना राजधर्म है। राष्ट्र की रक्षा सबसे बड़ा राजधर्म है। और क्या है राष्ट्र आचार्य? राष्ट्र बनता है संस्कारों से, परंपराओं से, संस्कृति से। भले ही आपकी कूटनीति अपना के हमें विजय प्राप्त हो जाए, पर छल करना भारत के संस्कार नहीं, और न ही नियत्ते पर आक्रमण करना हमारी संस्कृति है। घेर कर आक्रमण करना तो सियारों की परंपरा है आचार्य, भारत के शेरों की नहीं। यदि आज हमने इसका वध किया तो यह हार होगी भारत के धर्म की, भारत के संस्कारों की, भारत की संस्कृति की। शत्रु नाम कराल काला, मित्र नाम अविरत रसाल। शत्रुओं के लिए काल, मित्रों के लिए रसाल, आम जैसे मीठे। कभी कभी हम भारतीयों की बुरी दशा हो सकती है, पर हम मीठी छुरी नहीं है आचार्य।
मैंने इतना परिश्रम किया, कूटनीति की चालें चली ताकि शत्रु को अपने गढ़ में लाकर मार सकें, और तुम मेरे परिश्रम पर पानी फेर रहे हो। राजा बनते ही कदाचित तुम यह भूल रहे हो कि तुम किसके आदेश की अवहेलना कर रहे हो, किसके समक्ष खड़े हो सकता है आचार्य, हो सकता है कि राज सिंहासन प्राप्त करने के पश्चात भारत के विकास का भार मेरे सर पर हावी हो गया, और आज मैं दुविधा में हूं आचार्य। नहीं समझ पा रहा कि आप कौन हैं और क्या पहचान है आपकी। क्या आप वही आचार्य हैं जिनकी आंखें तक्षशिला के विश्वासघात के पश्चात भर आई थी, और जिन्होंने यह कहा था कि आज का दिन भारत के इतिहास पर कलंक होगा? या फिर आप वो कूटनीतिज्ञ कौटल्य हैं जो अपने ही देश के माथे पर छल का दाग लगाना चाहते हैं? मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं आचार्य। मेरे अभिषेक के समय आप उपस्थित नहीं थे आचार्य, इसलिए मैंने आपके लिखे अर्थशास्त्रों को साक्षी मानकर अपना अभिषेक करवाया। पढ़ते हैं आपने क्या लिखा है उसमें। इसमें आपने लिखा है, यहां देशो तहा राजा, यथा राजा तथा प्रजा, यथा भूमि तथा तोयम, यहां बीजम तथा अंकुरम। अर्थात जैसा देश वैसा राजा, जैसा राजा वैसी प्रजा, जैसा बीज वैसा अंकुर। जैसी भूमि वैसा पानी। इसका एक अर्थ और है आचार्य, यदि पानी मीठा या खारा हो तो उसका उत्तरदायी भूमि है, यदि अंकुर दूषित हो तो उसका दोष बीज है, यदि प्रजा भ्रष्ट हो तो दोष राजा का, और यदि राजा धर्मी हो तो दोष पूरे देश, पूरी मातृभूमि का होता है आचार्य। और आज मैं कोई अनर्थ नहीं कर सकता आचार्य, नहीं तो लांछन मेरे पूरे देश पर आएगी और वो मुझे सहन नहीं होगा। भले ही छल करके मुझे विजय प्राप्त हो जाए,
और इससे मेरी पूरी प्रजा प्रेरणा लेगी और आपस में एक दूसरे के साथ छल करेगी। जहां छल होता है वहां बल घट जाता है आचार्य। और भारत की एकता का स्वप्न जो हम सबने देखा है, वो स्वप्न पूरा होना तो बहुत दूर, पहले भारत की संस्कृति का नाश हो जाएगा। गुरु, मैंने पहले भी कहा था, अत्यधिक भावुकता व्यक्ति के विवेक को नष्ट कर देती है। तो मैं सच हूं ऐसे विवेक का नाश करने के लिए जो मेरे देश के सम्मान को मारता हो आचार्य। एक बात स्मरण रखना, हो सकता है अगला अवसर तुम्हारे पक्ष में ना हो सकता है आचार्य, हो सकता है कि मैं अपना अगला युद्ध हार जाऊं, पर इतिहास याद रखेगा कि भारत के इस लाल ने अपनी मातृभूमि के लाज के साथ नहीं खेला। हमारा लक्ष्य एक है पर नीति अलग। मैं भारत की नीति पर चलता हूं आचार्य, और वो है धर्म का बल, ना कि छल। मां गंगा भी अपना धर्म निभाने के लिए हिमालय से गिरती है। मार्ग में आने वाले चट्टानों से छल से नहीं, बल से काटती है। इसलिए वो पवित्र है। गुरु भी अपने पवित्र लक्ष्य को पाने के लिए अपवित्र चाल नहीं चलेगा। यदि मैंने कुछ अनुचित कहा तो मुझे जन्म देने वाली मेरी ये मां इसी क्षण मेरे प्राण ले ले। यदि मैं अज्ञानी हूं तो मुझे राज सिंहासन सौंपने वाले मेरे ये पिता इसी क्षण ये सिंहासन मुझसे वापस ले लें। और यदि मेरे निर्णय से मेरी प्रजा सहमत नहीं तो इसी क्षण मेरा परित्याग कर डालें। अनुसुईया की कोख को तुम पर गर्व है पुरुषोत्तम। कौरव राष्ट्र की सुरक्षा हमने जिसके हाथ में सौंपी है, हमें उस पर पूर्ण विश्वास है। महाराज पुरुषोत्तम की जय। महाराज पुरुषोत्तम की, 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 महाराज पुरुषोत्तम की। अपनी मां की बात में हमेशा ठुकराता रहा, सोचता रहा कि अपना मुकद्दर मैं खुद लिखूंगा, मगर अब कबूल किया कि सिकंदर का मुकद्दर तुम्हें शिकस्त दिए बिना पूरा नहीं होगा। तो अब क्या करोगे शाह पौरव? वही जो एक राजा को एक राजा के साथ करना चाहिए। तुम्हें एक और अवसर देता हूं अपना मुकद्दर स्वयं लिखने का।
सैनिकों, हमारे अतिथि को सम्मान पूर्वक विदा किया जाए। क्यों? यहां से जाने का मन नहीं? मन तो यहां पर काबू पाने का है, मगर क्या करें? कुछ रस्में मैसेडोनिया और भारत दोनों में एक जैसी हैं। मेहमान मेजबान के घर खाली हाथ नहीं जाते। तुम्हारे लिए तोहफा। रुकिए यवन सम्राट। हम भी अपने अतिथि को खाली हाथ विदा नहीं करते हैं। एक अतिथि को भेंट दे रहा हूं, और एक शत्रु को परास्त करके उससे वापस छीन लूंगा। मुझे लौटाकर बहुत बड़ी गलती कर रहे हो बोरस। पछताओगे, क्योंकि अलेक्जेंडर वो आंधी बनकर आएगा कि तुम्हारी सोने की चिड़िया के पर बिखर जाएंगे। हम भारतीय वो चट्टान हैं जिससे आंधी भी टकराए तो अपना दम तोड़ दे। ज़्यूस का बेटा हूं मैं, पूरे भारत को जला डालूंगा। तुम्हारे पास आग है तो हमारे पास मां झेलम का आशीर्वाद है। उनके पवित्र जल से तुम्हारी आग भी बुझ जाएगी और राख का तर्पण भी हो जाएगा। अगर मैसेडोनिया से लेकर तक्षशिला तक को एक जंगल माने तो उस जंगल का शेर मैं हूं। ये मैसेडोनिया नहीं, भारत है अलेक्जेंडर। और जंगल के बदलते ही राजा भी बदल जाता है, और इस जंगल का राजा मैं हूं। सूर्यास्त होने को है। हमारे अतिथि के जाने का क्षण आ गया है। आशा है कि सूर्यास्त से पहले आप गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। अतिथि देवो, भव। महाराज पुरुषोत्तम की 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 महाराज पुरुषोत्तम उस सिकंदर को एक मुट्ठी मिट्टी भी नहीं ले जाने दूंगा भारत से। बहुत फिक्र है ना तुम्हें इस मिट्टी की। अब सिकंदर इसी झेलम के पानी से तुम्हारी सरजमी की मिट्टी पर फतह हासिल करेगा।
पौरव राष्ट्र का सिंहासन अपने राजा की प्रतीक्षा कर रहा। लाओ पुरु। अवश्य पिताश्री, पर अभी एक कार्य शेष है और पुरु कोई कार्य अधूरा नहीं छोड़ता। शपथ ली थी मैंने कि मेरा राज तिलक मेरी मां करेंगी। आइए मां। महाराज पुरुषोत्तम की, 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 महाराज पुरुषोत्तम की,
मैं पौरव राष्ट्र का राजा बना हूं और एक राजा से बड़ा रक्षक कोई नहीं होता। एक राजा का सबसे पहला कर्तव्य अपने राष्ट्र की रक्षा करना होता है, उसकी सीमाओं को सुरक्षित रखना। पर इस समय हमारी सीमाओं पर एक भयानक संकट मंडरा रहा है, जिसकी झलक आप सभी ने कुछ समय पहले देखी। अलेक्जेंडर, जो सिकंदर के नाम से भी जाना जाता है, वो सिकंदर हमारे देश पर अधिकार करना चाहता है और उसके लिए वो किसी भी सीमा तक जा सकता है। अपने सामने उठी हर एक उंगली को वो सिकंदर तोड़ने की मंशा रखता है। पर यदि ये उंगलियां एक मुट्ठी बन जाए तो इस मुट्ठी को तोड़ने का बल उस अलेक्जेंडर में नहीं, उस सिकंदर के विरुद्ध हमें इस मुट्ठी के भांति बनना होगा, एकजुट होना होगा। और यदि हम अपने आपसी मतभेद बुलाकर एक हो गए तो यह मेरा वचन है आप सभी से कि वो सिकंदर एक तिनका भी नहीं ले जा पाएगा यहां से। आप भूल रहे हैं, वो कोई साधारण सैनिक नहीं है, वो सिकंदर है। उसने मिस्र से लेकर फारस तक अपनी विजय पताका फहराई है। हम कैसे मान लें कि आप सिकंदर को रोकने में सफल हो जाएंगे? हम क्यों एक अनुभवीहीन राजा का विश्वास करें? हम कैसे साथ दें उसका जिसकी धमनियों में भले ही राजसी रक्त है, पर मन और अभ्यास से जो एक सस्यु है। हम भारतीय वो चट्टान है जिससे आंधी भी टकराए तो अपना दम तोड़ दे। या अलेक्जेंडर के सामने कोई भी अपनी नजरें नहीं उठाता। नजरें नीची करो वरना गुस्ताखी का अंजाम ठीक नहीं होगा। नहीं हिफेस्टियन, जब घोड़े की खुर में नाल ठोकी जाती है तो मेंढ की भी पांव उठाने लगती है। इनकी इन बेखौफ आंखों में पोरस का अक्स है। इनकी ये आंखें भी झुकेंगी जब ये अपने शाह को मेरे हाथों कत्ल होता देखेंगे। सही कहा आपने महाराज अम्बी साहब। मैं दस्युलोक में पला बड़ा, एक राजा होने का कोई अनुभव नहीं मुझे। पर आप शायद ये भूल रहे हैं कि इसी दस्यु ने दरायस नाम के रोग को भारत से उखाड़ फेंका था और फारस जाकर उस अलेक्जेंडर की गर्दन पर तलवार तान के उसको चेतावनी दी थी। अब आप मुझे दस्यु समझे या राजा, मेरा निश्चय अधिक है
मैं किसी भी विदेशी को अपने देश पर अधिकार नहीं करने दूंगा, फिर चाहे उसके लिए आप मेरा साथ दें या ना दें। आप सभी वीर हैं, योद्धा हैं, बलवान हैं। यदि आप में से किसी को भी मेरे बल पर संदेह हो तो उसका संदेह मैं इसी क्षण दूर करने के लिए सच हूं। ललकारता हूं मैं आप सभी को, निकालिए अपनी तलवार और कीजिए द्वंद मुझसे। यदि आप में से कोई भी जीता तो मैं बिना प्रश्न किए उसकी बात मान लूंगा, और यदि मैं विजयी हुआ तो आपको मेरा समर्थन करना होगा। स्वीकार है? एक और बात स्पष्ट कर देता हूं, तक्षशिला का अध्याय मैं भारत में दोहराने नहीं दूंगा। यदि मुझसे द्रोह किया तो क्षमा कर भी सकता हूं, पर यदि देशद्रोह किया तो स्वीकार नहीं होगा। या तो आप मेरा समर्थन करके अपने देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाएं, या तो मैं आपसे युद्ध करके आपसे आपका राष्ट्र ले लूं। यहां उपस्थित किसी भी व्यक्ति को मैं अलेक्जेंडर से संधि नहीं करने दूंगा जो मेरी मां के आंचल को छीनने आया है, छीनने आया है, छीनने आया है, छीनने आया है। एक अतिथि को भेंट दे रहा हूं और एक शत्रु को परास्त करके उससे वापस छीन लूंगा। मेरी मातृभूमि पर कदम रखने का साहस भी किया तो मैं तुम्हारा भाग्य बदल दूंगा। यह अंतिम अवसर है आप सभी के पास। किसी के मन में कोई संशय या संदेह हो तो अभी दूर कर ले। आपसी मतभेद स्वीकार है मुझे, परंतु इस बात को लेकर मनभेद कि वो अलेक्जेंडर हमारा शत्रु है, मुझे स्वीकार नहीं। आज के पश्चात हम आपस में नहीं, एकजुट होकर उस अलेक्जेंडर के विरुद्ध खड़े होंगे। तो बताइए कौन कौन है मेरे साथ? इन सभी का निर्णय आपने देख लिया, अब आपका निर्णय क्या है महाराज अभिसार? मैं आपका समर्थन करने को तैयार हूं, किंतु आप आग से खेलने जा रहे हैं। अलेक्जेंडर का सामना करना कोई बच्चों का खेल नहीं। बचपन बीते हुए तो युग बीत गया है महाराज।
अब तो मातृभूमि के लिए सर काटने और कटाने का खेल खेलना है। और रही बात उस आग की, तो मां झेलम के आशीर्वाद से उस सिकंदर नाम की आग को भी बुझा दूंगा मैं। कह चुका हूं, उस सिकंदर को एक मुट्ठी मिट्टी भी नहीं ले जाने दूंगा भारत से। सूखी हुई बिखरी मिट्टी में यदि जल मिला दो तो वो एकजुट होकर एक आकार ले लेती है। हम सब भी उस सूखी मिट्टी की भांति हैं, जिसमें राष्ट्र प्रेम और एकता का जल मिला दो तो भारत के वास्तविक रूप का आकार ले लेगी। जो इतनी विशाल होगी कि उस अलेक्जेंडर की सेना हमारे सामने तिनके की भांति लगेगी। मुट्ठी बनेगी तो युद्ध करने में आनंद आएगा। महाराज पुरुषोत्तम की जय। 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 तुम्हें आभास नहीं पुरु कि तुमने कितनी बड़ी भूल की है। नरभक्षी बाघ को जीवित छोड़ने का अर्थ है महाविनाश। अलेक्जेंडर अब दुगनी शक्ति से आक्रमण करेगा, जिसका सामना करने के लिए कदाचित तुम तैयार नहीं। कोई भी कोशिश कर लो पोरस, पर बहुत बड़ी गलती की तुमने, जो मुझे सिकंदर को जिंदा छोड़ दिया। बहुत फक्र है ना तुम्हें झेलम के इस पानी पर, बहुत फिक्र है ना तुम्हें इस मिट्टी की। अब सिकंदर इसी झेलम के पानी से तुम्हारी सरजमी की मिट्टी पर फतह हासिल करेगा। तैयार रहना पोरस, मैं फिर से आऊंगा। सिंहासन पर आरूढ़ होने के उत्सव में लीन होकर अपराध कर रहे हो तुम। अलेक्जेंडर कभी भी अपने लक्ष्य को चूकता नहीं है। जिस अपमान को सहकर वो यहां से गया है, उसका 10 गुना प्रतिशोध लेने के लिए वो यहां पर लौटेगा। अब तक पोरस ने जो किया वो उसे अपनी जीत मान रहा है, मगर उसकी इस गलती के लिए मैं उसे ऐसा दर्द दूंगा जो उसकी जिंदगी तबाह कर देगा। पोरस की गलती की सजा पूरे पौरव मुल्क को मिलेगी। तुम्हारे विचार, भूलों का भार भारत को अलेक्जेंडर का दास बनकर ना ढोना पड़े। आर्य,
आप अब तक तैयार नहीं हुए? पुरु के तुलादान का समय हो रहा है। क्या बात है? यदि कोई चिंता है तो मुझे बताइए ना। चिंता नहीं, मन का बोझ है जो हल्का करना चाहता। समझ में नहीं आता। लेकिन शब्दों में तुम्हारा धन्यवाद करें। आर्य, नहीं अनुसुईया, आज हमें मत रोकना, मन की बात कह लेने दो। आज हम जो कहना चाहते हैं बस कहने दो। दो बार जीवन दिया तुमने हमें। एक बार अपने भाई से हमारी रक्षा की और दूसरी बार हमारे भाई से। जब शिवदश्री ने हमारे प्राण लेने का प्रयास किया तो तुमने पुरु को आदेश दिया कि हमें वहां से सुरक्षित ले जाए, और स्वयं शिवदश्री का दिया अपमान भोगती रही। अपनी एक एक सांस के लिए हम तुम्हारे कृतज्ञ हैं अनुसुईया। इतनी पीड़ा, इतना तिरस्कार सहा, लज्जा आती है ये सोचकर भी कि तुम्हारे अपमान का दोषी व्यक्ति हमारा अपना भाई था। पता नहीं हम इस बात का पश्चाताप कभी कर पाएंगे भी। तुमने अपने आप को संकट में डालकर यहां रहना स्वीकार किया ताकि पुरु न केवल हमारे प्राण बचा पाए बल्कि अलेक्जेंडर से अपने मातृभूमि की रक्षा कर पाने में सक्षम हो। तुमने एक बार फिर से साबित कर दिया अनुसुईया कि साहस, धैर्य और निस्वार्थता में पुरुष कभी स्त्रियों का सामना कर ही नहीं सकते। तुम्हें अपने अर्धांगिनी, अपना मित्र, अपने पुत्र की मां के रूप में प्राप्त करना हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। आर्य, आज ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे जीवन की सारी प्रसन्नता मेरी चोली में आकर गिर गई है। अब सब कुशल होगा। सदियों से पौरव राष्ट्र में परंपरा चलती आ रही है कि सिंहासन पर बैठने वाले हर नए राजा का तुलादान होता है, जिसमें राजा के भार के बराबर स्वर्ण, आभूषण व अन्य मूल्यवान वस्तुएं रखी जाती और फिर इस स्वर्ण को प्रजा के कल्याण के उपयोग में लाया जाता है।
आज तुलादान होगा महाराज पुरुषोत्तम का, महाराज पुरुषोत्तम का, महाराज पुरुषोत्तम का, महाराज पुरुषोत्तम का। आज का दिन पूरे पौरव राष्ट्र के साथ मेरे लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस सिंहासन के उत्तरदायित्व के साथ मेरे जीवन के एक नए अध्याय का आरंभ होने जा रहा है और यह विशेष है क्योंकि इस यात्रा का आरंभ मैं अपनी प्रजा को दान के साथ कर रहा हूं। हमारे साथ छल करके पूर्व पौरव राष्ट्र का राजा बनने में तो सफल हो गया, किंतु अलेक्जेंडर के हाथों से बचेगा नहीं वो। चाणक्य ने बहुत बड़ी गलती की जो हमें दगा दे दिया। अब उस पोरस को खत्म करने से पहले हमें चाणक्य को खत्म करना है। सर्वप्रथम पिता होने के नाते आप कोई आभूषण रखें फौरव नरेश। अब दास दासी इसमें आभूषण डालना आरंभ करें। पुरु, लगता है राजमहल में भोजन करके तुम्हारा भार अधिक हो गया है। ने सारे सुवर्ण आभूषण रखने के पश्चात भी पलटा तनिक भी नहीं हिला। भार भोजन से नहीं, प्रेम से बढ़ेगा लाची। अच्छा, किसका? प्रतीक्षा करो, तुम स्वयं जान जाओगी। तुला अभी संतुलित नहीं हुई है, सबको कुछ ना कुछ आभूषण अभी इसमें डालने होंगे।
अब समझ में आया लाची, इसके प्रेम ने मेरा भार बढ़ा दिया। महाराज पुरुषोत्तम के तुलादान में दान किए गए समस्त आभूषण कौरव राष्ट्र और उसकी प्रजा के कल्याण के लिए उपयोग किए जाएंगे। महाराज पुरुषोत्तम की, 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 महाराज पुरुषोत्तम की। यहां उपस्थित सभी के आभूषण वो ना कर पाए जो तुम्हारी एक पायल ने कर दिखाया लाची। ये संकेत है कि एक पुरुष के जीवन में एक स्त्री का समर्थन कितना महत्व रखता है। उसका साथ, उसका विश्वास एक पुरुष के जीवन में उसे आगे बढ़ाता है। आज तुमने पुरु की शक्ति बनकर उसे और ऊपर उठा दिया है। अब वो दिन दूर नहीं जब पौरव राष्ट्र तुम्हें अपनी महारानी के रूप में देखेगा। परंतु मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूं। तुम जानती हो कि पुरु किस लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है? क्या ये सब जानने के पश्चात भी तुम बलिदान देने के लिए तत्पर हो? जानती हूँ, एक रानी के लिए अपने पति से पहले राष्ट्र आता है। इस यात्रा में भी जो भी बलिदान देने होंगे मैं दूंगी। और अलेक्जेंडर के साथ इस युद्ध में भी मैं पुरु के साथ हर कदम पर उसका संबल बनकर खड़ी रहूंगी। अब एक बाण से 2 लक्ष्य साधे जाएंगे। चाणक्य का खात्मा तो होगा ही, इस प्रहार से पुरु भी टूट जाएगा। देखो शायद तक्षशिला, क्या आप इस खून को मेरी रगों में वापस दौड़ा सकते हो? तलवार उठाइए मुझ पर और बताइए, क्या अपने इस वार से आप तक्षशिला फिर से पा सकते हैं? नहीं ना, आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करना नामुमकिन है। ठीक उसी तरह जिस तरह अलेक्जेंडर को हराना नामुमकिन है। अब तक पोरस ने जो किया वो उसे अपनी जीत मान रहा है, मगर उसकी इस गलती के लिए मैं उसे ऐसा दर्द दूंगा जो उसकी जिंदगी तबाह कर देगा। उसने अपनी आवाम के सामने मुझे ललकारा, मुझे बेइज्जत किया। बस ऐसे ही वो अपनी फतेह मान रहा था, पर अब उसे एहसास होगा कि जब ज़्यूस के बेटे का कहर बरसता है तो अंजाम क्या होता है।
बड़ा फक्र है ना पोरस को झेलम के पानी पे। मैं इस पानी में ही आग लगा दूंगा और पोरस की गलती की सजा पूरे पौरव मुल्क को मिलेगी। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वाहा। आचार्य, महामृत्युंजय मंत्र का जाप तो तब किया जाता है जब किसी के ऊपर कोई घोर संकट गहरा रहा हो। आप किसकी रक्षा के लिए यह मंत्रोच्चार कर रहे हैं आचार्य? पौरव राष्ट्र की रक्षा के लिए, संपूर्ण भारत की सुरक्षा के लिए, जिस पर सिकंदर नामक संकट मंडरा रहा है। भारत के पश्चिमी द्वार पर मृत्यु खड़ी है भानु। पुरु की एक भूल शूल बनकर भारत के हृदय को बेंध देने वाली है। तो क्या अब आप महाराज पुरुषोत्तम से सारे संबंध समाप्त कर लेंगे आचार्य? और कोई मार्ग शेष भी नहीं बचा है, किंतु जाने से पूर्व मैं अंतिम बार महाराज पुरुषोत्तम से भेंट अवश्य करूंगा। आज से राज्यसभा में सबसे पहले जनता की सुनवाई की जाएगी। कोई प्रार्थी है तो आगे आए। है। आज मैं आपकी सभा में अपनी गुहार लेकर उपस्थित हूं। महाराज पुरुषोत्तम। प्रणाम आचार्य। विजयी होने का आशीर्वाद अवश्य देता, चिरायु होने की कामना अवश्य करता, किंतु तुम विजय और आयु दोनों से स्वयं को दूर कर चुके हो पुरु। बताइए, किससे न्याय चाहिए आपको? मैं यहां न्याय मांगने नहीं, अपना निर्णय सुनाने आया हूं। महाराज पुरुषोत्तम, गुरु केवल अपने शिष्य का मार्गदर्शन कर सकता है, किंतु उसे उस मार्ग पर चलने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। और स्पष्ट है, अब आपको मेरे मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं। पौरव राज, इसीलिए अब मेरा यहां से जाना ही उचित है। आज तक सुनता आया था कि पानी को काटा नहीं जा सकता, मगर मैंने रास्ता ढूंढ लिया है। बहुत जल्द हमारी फौज पौरव मुल्क की ओर कूच करेगी और उस पोरस की गलती का खामियाजा पूरे पौरव मुल्क को भुगतना पड़ेगा। अलेक्जेंडर को समाप्त करने का अवसर गंवाकर तो तुमने भूल की ही, किंतु उसके पश्चात सिंहासन पर आरूढ़ होने के उत्सव में लीन होकर अपराध कर रहे हो तुम। समझ नहीं पा रहे हो, अलेक्जेंडर कभी भी अपने लक्ष्य को चूकता नहीं है। जिस अपमान को सहकर वो यहां से गया है,
उसका 10 गुना प्रतिशोध लेने के लिए वो यहां पर लौटेगा। और उसने अपनी योजना पर कार्य करना भी प्रारंभ कर दिया है। और तुम यहां पर तुलादान में व्यस्त हो। तुम्हारा पतन निश्चित है गुरु। क्षमा चाहते हैं आचार्य, किंतु इस विषय में हम आपसे मतभेद रखते हैं। गुरु ने सिंहासन अवश्य संभाला है, किंतु वो अपने उद्देश्य भूलने वालों में से नहीं। राज सिंहासन की चमक आंखों से उद्देश्य की दृष्टि हटा देती है। और मणि, मैंने वही कहा जो अपने नेत्रों से देखा। पिछले 10 वर्षों से विश्व विजय के लिए अपने देश से निकले अलेक्जेंडर को यह भी ज्ञात नहीं है कि उसका सिंहासन कैसा है, और इसीलिए आज तक वो अविजित है। महाराज, गुरु केवल अपने शिष्य का मार्गदर्शन कर सकता है, किंतु उसे उस मार्ग पर चलने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। और स्पष्ट है, अब आपको मेरे मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं। पौरव राज, इसीलिए अब मेरा यहां से जाना ही उचित है। नहीं आचार्य, मुझे रोकने के प्रयास का कोई लाभ नहीं है राजमाता, लेकिन जाते जाते एक बात अवश्य कहना चाहूंगा। जिस राजा ने सिंहासन को अपना घर समझ लिया, उसकी प्रजा को रहने के लिए तो दूर, खड़े रहने तक के लिए स्थान प्राप्त नहीं होता। मातृभूमि की रक्षा के लिए युद्ध सिंहासन पर बैठकर नहीं, रणभूमि के मध्य लड़कर जीता जाता है। और यही भेद है तुम में और अलेक्जेंडर में। इसे समझने में मैंने बहुत देर कर दी। बस अब यही प्रार्थना है कि तुम्हारे विचार और भूलों का भार भारत को अलेक्जेंडर का दास बनकर ना ढोना पड़े। आचार्य, रुक जाइए। नहीं मां, व्यक्ति कभी कभी केवल अपने आंखों देखे पर विश्वास करता है। प्रजा सुखे सुखम।
राज्ञ प्रजानाम तु हिते हितम नात्म प्रेम हितम राज्ञ प्रजानाम तु प्रेम हितम। एक राजा के जीवन पर उसका नहीं, उसकी प्रजा का अधिकार होता है आचार्य। प्रजा के सुख में राजा का सुख होता है और प्रजा के कल्याण में राजा का कल्याण होता है। राजा द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय व्यक्तिगत नहीं होता आचार्य। उसका केवल एक ही लक्ष्य होता है, अपनी प्रजा की प्रगति और कल्याण। और ये सीख आप ही की है। अब आप ही बताइए कि एक राजा होते हुए मैं अपने कर्तव्य से पीछे कैसे हट जाऊं, और वो भी तब जब मेरी प्रजा को मेरी सबसे अधिक आवश्यकता है। वो देखिए आचार्य, युद्ध की तैयारी केवल उस सिकंदर ने नहीं, मैंने भी प्रारंभ कर दी है। जहां तक आपकी दृष्टि पहुंच सकती है वहां तक मेरी पूरी सेना सज्ज है, क्योंकि केवल यही एक मार्ग है जहां से वो सिकंदर मेरे राष्ट्र में प्रवेश कर सकता है। मां झेलम को साक्षी मानकर जो प्रण लिया था मैंने, उसे मैं भूला नहीं हूं आचार्य। आज भी सिंहासन से अधिक प्रेम मुझे भारत की इस माटी से है। उस सिकंदर को झेलम पार करके मैं अपने राष्ट्र में प्रवेश नहीं करने दूंगा, और उसके लिए मुझे अपने प्राण देने पड़े तो मैं सज हूं। आज मैं तुमसे वो कहूंगा जो मुझसे मेरे गुरु ने कहा था। गुरु शिष्य का मार्गदर्शन करता है, किंतु कभी कभी शिष्य भी गुरु का मार्गदर्शन करते हैं। अगर हमारे देश में तुम्हारे जैसी सोच सबकी हो जाए तो हमारी स्वतंत्रता को किसी विदेशी का भय हो ही नहीं सकता। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारे अखंड भारत के स्वप्न को पूरा करने में मैं पूर्ण सहयोग दूंगा। मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मैंने तुम पे संदेह किया। आचार्य के हाथ शिष्य को आशीर्वाद देने के लिए उठने चाहिए, उससे क्षमा मांगने के लिए नहीं। हमारा लक्ष्य एक है आचार्य, यदि कुछ भिन्न है तो हमारे मार्ग। पुरु आपको वचन देता है कि आपकी कूटनीति को वो राज धर्म से निभाएगा। अब सिकंदर झेलम के उस पार है तो मैं झेलम के इस पार हूं। भविष्यवाणी कहती है कि हम दोनों एक दूसरे की नियति हैं। तो आओ अलेक्जेंडर, देखते हैं कि हम दोनों की नियति हमें कहां तक ले जाती है।
तक सुनता आया था कि पानी को काटा नहीं जा सकता, मगर मैंने रास्ता ढूंढ लिया है इस पानी को चीरने का। बहुत जल्द हमारी फौज पौरव मुल्क की ओर कूच करेगी और उस पोरस की गलती का खामियाजा पूरे पौरव मुल्क को भुगतना पड़ेगा। पुरु आपको वचन देता है आचार्य, उस सिकंदर को एक हाथ भूमि भी नहीं ले जाने दूंगा भारत से। जो संसार जीत कर आया उसे भारत से खाली हाथ लौटाएगा ये पुरु। वो सिकंदर है तो उसका मुकद्दर मैं बनूंगा। मैं उन सब राजाओं से मिलना चाहूंगा जो उस दिन पोरस की ताजपोशी में मौजूद थे। कोई विशेष कारण सम्राट? हाँ, बेइज्जती का जो जख्म उसने मुझे दिया है, मुझे उसका जवाब देना है। और मुझे यकीन है कि उन सब राजाओं में से कुछ तो ऐसे होंगे जो पोरस के राजा बनने से खुश नहीं होंगे। ये उचित कहा आपने। अंग, अवंती और गांधार के राजा पुरु के विरुद्ध हैं और आपके साथ संधि करना चाहते हैं। तो फिर नेक काम में देरी नहीं करनी चाहिए और दुश्मन को कुचलने से नेक और कोई काम नहीं। मैं फौरन उन राजाओं से मुलाकात करना चाहूंगा। मुझे ललकारा है ना पोरस ने, अब मैं उसे अपने घुटनों पर लेकर आऊंगा और एक एक करके उसका हर सहारा छीनता जाऊंगा। सिकंदर के विरुद्ध दस्यु लोग को अपने समर्थन में लाना होगा। समर्थन कभी भी बदला जा सकता है पुरु, संबंध नहीं। मानता हूं कि तुम दस्यु लोक में पले बढ़े हो, किंतु अब तुम दस्यु नहीं, पौरव राष्ट्र के राजा हो। लेकिन तुम्हें दस्यु लोक का समर्थन सदैव मिलता रहे, इसके लिए तुम्हें उनके साथ घनिष्ठ संबंध बनाना होगा। राजनीति व्यक्तिवाद से ऊपर होती है, किंतु व्यक्तिगत संबंध उसे पुष्ट करते हैं। समय आ गया है पुरु कि अब तुम लाची से विवाह कर लो। और दस्यु लोग के साथ संबंध सुनिश्चित करो। जैसी आपकी आज्ञा आचार्य। शुभ कार्य में देर नहीं करनी चाहिए। कल भोर होते ही इस विषय में हम दस्युराज से बात करेंगे। हाँ, मेरी दृष्टि में भी पुरु के लिए लाची से उचित जीवन साथी और कोई नहीं हो सकती। परंतु मां, मेरी एक विनती है कि जब तक मैं लाची से बात ना कर लूं, आप दस्युराज से इस विषय में चर्चा मत कीजिएगा। परिवार अपनी संतान के हित में ही निर्णय लेता है और अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, यह निर्णय लेने का अधिकार संतान को मिलना चाहिए। तो फिर तुम्हारे पास समय बहुत कम है, प्रशस्त हो।
प्रणाम सम्राट। सम्राट। प्रणाम। आपसे भेंट करना हमारा सम्मान है। मैंने यहां आप लोगों को मेरी तारीफ के पुलिंदे बांधने के लिए नहीं बुलाया। मेरी ख्वाहिश है कि आप लोग कुछ ऐसा करें कि मुझे यकीन हो जाए कि आप लोग पोरस के खिलाफ मेरे साथ हैं। आदेश करें सम्राट। आपसे मित्रता करने हेतु हम जो कर सकते हैं अवश्य करेंगे। सच में जो मैं चाहता हूं आप लोग करेंगे, क्यों नहीं? तो फिर सुनो। और यह काम कल की तारीख में मुकम्मल हो जाना चाहिए। अब देखते हैं पोरस कि तुम देवता ज़ियुस के बेटे के कहर की आग से अपने पौरव मुल्क को कैसे बचाते हो तुम। काम को अंजाम दे दिया गया हुजूर। ये अंजाम नहीं, आगाज है क्लीटस, पोरस के खात्मे का आगाज। अब बहुत जल्द तुम भी इसी तरह खाक हो जाओगे पोरस। द्वार पर क्यों खड़े हैं महाराज पुरुषोत्तम? आप ही का महल है, भीतर आ जाइए। बताइए कैसे आना हुआ? वो मैं हाँ, मैं ये देखने आया था कि तुम सो रही हो या नहीं। देख लिया ना, जगी हूं, कहो। वो क्या है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ लाची। अब जिसे कहने के लिए पौरवराज स्वयं इतनी रात गए यहाँ आए हैं, वो बात अवश्य ही महत्वपूर्ण होगी। तो कहिए, सुन रही हूं मैं। मेरा मतलब यह है कि मुझे ऐसा लगता है हम दोनों को युद्ध करने जाना है, या फिर आप मुझे यहाँ चुनौती देने आए हो? नहीं लाची, ये कोई युद्ध या चुनौती की बात नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा मतलब यह है कि दस्यु लोग और पौरव राष्ट्र को एक साथ हो जाना चाहिए, हमेशा के लिए। तो अच्छा रहेगा। अच्छा तो रहेगा ही, परंतु दस्यु लोग और पौरव राष्ट्र एक साथ ही है, एक दूसरे के विरुद्ध नहीं। हाँ, जो तुम कह रही हो वो ठीक है, लेकिन मेरा तात्पर्य यह है कि यदि तुम्हारे और मेरे बीच एक अटूट संबंध बन जाए। अटूट संबंध यानी? अटूट यानी क्या कहना चाहते हैं? जो जैसा है ठीक है, अब इसमें बदलाव क्यों? अच्छा, नहीं, वो मुझे ऐसा लगा कि क्या लगा? बोलने तो लाची, मेरा तात्पर्य यह था कि शायद क्या? कि शायद जो मैं चाहता हूं वही तुम भी चाहती हो। क्या महाराज?
ये लीजिए। और आप केवल युद्ध कीजिए, क्योंकि आप केवल युद्ध करना जानते हैं महाराज। उसी में आपकी वीरता है। किसी को कोई महत्वपूर्ण बात करना आपके वश में नहीं है। लाची, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कह सकता हूं। तो कहो, मैं सुन रही हूं। और जो कुछ भी कहना है स्पष्ट कहिए और विस्तार से कहिए। बोलिए महाराज। आज तक मुझसे कोई भी बात करने के लिए तुम्हें शब्द ढूंढने नहीं पड़े, तो आज क्यों? आज मैं तुम्हें विस्तार से बताऊंगा लाची। मैं तुम्हारे साथ अपना अस्तित्व जोड़ना चाहता हूं। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? सी बात कहने के लिए इतना समय लगा दिया। आज तुम्हारी आंखों से आंसू छलके हैं लाची, पर मैं वचन देता हूं कि मैं तुम्हारी आंखों से आंसू की एक बूंद भी नहीं गिरने दूंगा। वचन है मेरा। अब देखते हैं पोरस कि तुम देवता ज़्यूस के बेटे के कहर की आग से अपने पौरव मुल्क को कैसे बचाते हो तुम।
आज पौरव राष्ट्र और दस्यु लोक के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज से हमारा पुत्र आपका हुआ और आपकी पुत्री हमारी। वागदान एक पवित्र रीति है। हमारे धर्म और दर्शन में वागदान एक पवित्र वचन है जो विवाह से पूर्व भावी पति पत्नी एक दूसरे को देते हैं कि वो जीवन पर्यंत एक दूसरे का सहारा बनकर खड़े रहेंगे। हर सुख हर दुख साथ मिलकर भोगेंगे। ये विवाह प्रारंभ की पहली रीति है जो ना केवल दो लोगों को वरन दो परिवारों को आपस में जोड़ती है। लाची, सोच लो, ये अंतिम अवसर है तुम्हारे पास। पीछे हटना चाहो तो अभी हट जाओ, अन्यथा पूरा जीवन मेरे साथ बिताना पड़ जाएगा। और कहीं मेरा मन किसी और पर आ गया तो? मुझसे प्रेम करते हो ये बात कहने के लिए तुम्हें इतने वर्ष लग गए पुरु। अब किसी और कन्या को मना पाना तुम्हारे वश में ही नहीं है। और वैसे भी एक बार मैं तुम्हारे जीवन में आ जाऊं, उसके बाद जीवन भर किसी और की ओर देखने का साहस नहीं कर पाओगे।
आचार्य और हस्ती दोनों है कहां? हमारे पास समय बहुत कम है। किसी तरह इस महाविनाश को रोकना होगा। आचार्य, आप पुरु को सूचित करें। मैं उन अपराधियों के पीछे जाता हूं जिन्होंने ये सब किया है। अब वागदान की मुख्य विधि प्रारंभ होती है। उसके पश्चात वर वधू एक दूसरे का हाथ पकड़कर जीवन भर साथ निभाने का वचन लेंगे। अब क्या किया उस सिकंदर ने? सिकंदर ने अंग, अवंती और गांधार तीनों के राजाओं को अपनी ओर मिला लिया है और तीनों ने आज के इस उत्सव का लाभ उठाकर पौरव राष्ट्र के समस्त अन्न भंडार भस्म कर डाले हैं। हस्ती उनके पीछे गया है। राष्ट्र से ऊपर कुछ नहीं पुरु। मुझे वचन देने से पूर्व आपने अपने राष्ट्र को वचन दिया था कि आप सदैव उसकी रक्षा करोगे। हमारा राष्ट्र हमें पुकार रहा है महाराज। चलिए। देखो पुरु, सब कुछ नष्ट कर डाला सिकंदर ने। काम को अंजाम दे दिया गया हुजूर। ये अंजाम नहीं, आगाज है क्लीटस, पोरस के खात्मे का आगाज। अब बहुत जल्द तुम भी इसी तरह खाक हो जाओगे पोरस। पुरु, अग्निकांड के पश्चात कुछ लोगों को तटकी हो जाते हुए देखा गया। उनमें अंग, अवंत और गंधार नरेश भी थे। तट को तुरंत घेर लिया जाए, नगर के सारे द्वार बंद कर दिए जाए। मुझे किसी भी दशा में वो तीनों राजा चाहिए जो इस विनाश के उत्तरदायी हैं, जिसने मेरी प्रजा को कष्ट पहुंचाया। इसने एक विदेशी के साथ हाथ मिलाकर देशद्रोह किया। उन्हें मैं स्वयं दंड दूंगा। बधाई हो सम्राट अलेक्जेंडर। आपने एक बाण से दो लक्ष्य साधे हैं।
पुरु के सिंहासन पर ही नहीं, उसके निजी जीवन पर भी लक्ष्य साधा है। गुप्तचरों से सूचना मिली है कि पुरु को अपना सगाई समारोह बीच में ही छोड़ना पड़ा इस अग्निकांड के कारण। तब तो बहुत तकलीफ हुई होगी उसे। दुश्मन की तकलीफ में जो मजा है उसका नशा ही कुछ और होता है फेस्टियन। आज रात जब पोरस वहां टूटा होगा, हम यहां जश्न के जाम टकरा रहे होंगे। जश्न की तैयारियां करो हेफेस्टियन। मैं चाहता हूं पोरस पर हमारी पहली फतह हमेशा के लिए यादगार हो। शाह पौरव मुल्क शाह एशिया अलेक्जेंडर खास आपके लिए एक तोहफा नजर किया है। दुश्मन को तोहफा नजर करना मैसेडोनिया का रिवाज है, और आज जो मैंने तोहफा तुम्हें भेजा है वो तो सिर्फ झलक है आने वाले तबाही की। अभी तो अलेक्जेंडर तुम्हें बहुत खुश नजर करने वाला है पोरस। सिकंदर को यही खेल खेलना है तो उसे उसी की भाषा में उत्तर देना आवश्यक है। फिल्म के किनारे से बिगुल बजा है फेस्टियन। पोरस